हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन फैमिली में। दोस्तों, यहाँ पर हम 1000 जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ 1000 की सीरीज़ चल रही है, तो ऐसे में एमसीक्यू का ये पार्ट 3 है और 80 क्वेश्चंस अब तक डिस्कस किए जा चुके हैं। तो उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन सेक्शन में भी, यानी कि एट लास्ट जब वीडियो आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पर दिख जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। दोस्तों, अगर बात करें तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिरेगा तो तूफ़ानी मौसम आने की संभावना यहाँ पर व्यक्त हो जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से ऊपर उठने लगे तो इसका मतलब क्या है, दिन साफ रहने की गुंजाइश है। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर अचानक से खट्ट से एकदम गिरेगा तो आप समझ लीजिए कि तूफ़ानी मौसम यहाँ पर आने वाला है। 81 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यानी कड़े जाड़े का मतलब कड़ाके के जाड़े में झील की जो सतह है वो हिमशीतित हो जाती है, लेकिन उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? इसके रीजंस दिए हुए हैं। पहला कि बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, कि झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। और डी ऑप्शन है कि इस संदर्भ में उपर्युक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो 82 नंबर का दोस्तों सही जवाब ए है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। बर्फ क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। इसी वजह से कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु तल में द्रव अवस्था में जल बना रहता है। क्या रीजन है इसके पीछे? बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। अगला दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, या उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित होती है, या उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो 83 क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब जेन्युइन सा यही है कि पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है और पानी में आराम से वो लोग जीवित रह जाते हैं। चलिए दोस्तों 84 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां नियत तापी होती हैं। मछलियां बर्फ में शीत सक्रिय निष्क्रिय हो जाती हैं कि झील की ऊपरी सतह पर जल नहीं जम पाता, कि बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो 84 नंबर का यहाँ पे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, इस वजह से बर्फ जमी झील के अंदर भी मछलियां जीवित रह जाती हैं। 85 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या दोस्तों यहाँ पर अपरिवर्तित रहने वाला है? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? फटाफट जवाब दें। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 86 नंबर का सही जवाब है ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील दोस्तों पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? एकदम मस्त क्वेश्चन है और इसका सही जवाब दोस्तों है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसी वजह से लोहे की कील पारे पर तैरती रहती है जबकि पानी में डूब जाती है। सारा खेल घनत्व का है दोस्तों। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। इसका कारण क्या है? चूँकि सुई की नोक नुकीली होती है
बेवकूफ़ाना है ये। जहाज सपाट होता है, ये भी गलत है। जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, एकदम गलत है, यही सही है। सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है उसके हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इस वजह से। दोस्तों एक साइंटिफिक रीजन होगा तभी ऐसा होगा। 89 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? श्यानता के कारण, पृष्ठतनाव के कारण, पानी के उत्प्लावन के कारण, या गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण? तो 89 नंबर का जो सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, कि पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, कि पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, कि पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान यानी कि मास में वृद्धि हुई है। तो 90 का जो सही जवाब है वो ए है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अक्सर आपने पानी भरा होगा तो महसूस किया होगा। चलिए दोस्तों 91 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब ढूंढते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम क्या? ताप, वेग, दाब, घनत्व। देखिए तैरने उछलने वाली जो भी बातें हैं वो सीधे से दोस्तों डेंसिटी पर डिपेंड करती हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? डेंसिटी है, घनत्व है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम घनत्व होना। ठीक है। 92 नंबर, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये 1/9 भाग ऊपर रहता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। इमेजिन करिए पानी का एक ग्लास है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी का स्तर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा? तो 93 का जो सही जवाब है दोस्तों वो सी है, उतना ही रहेगा। याद रखिएगा पानी का सतह क्या है? उतना ही रहेगा। चलिए 94 नंबर लेते हैं। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा कि अधिक आसानी से व्यक्ति तैरेगा? तो 94 का जो सही जवाब है वो ए है कि शरीर डूब जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर तो शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर दोगे दोस्त तो शरीर क्या है? डूब जाएगा। 95 नंबर लेते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा, ऐसा क्यों होता है? 95 नंबर का सही जवाब, समुद्री जल दोस्तों नमकीन होता है, इस वजह से। और इसी में डेंसिटी वाला इशू आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, इमेजिन करिए कोई जहाज है नदी से सागर में घुसेगा तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा कि कुछ नीचे जाता है, कि वह उसी तली पर रहता है, कि वह समुद्र की तली में डूब जाता है? तो इसको रट लीजिए दोस्तों, ए ऑप्शन, कि वह कुछ ऊपर उठता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसेगा तो वह कुछ ऊपर उठता है। चलिए अब लाइट से रिलेटेड यानी प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस होंगे। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, कि तरंग एवं कण किसी के समान नहीं? 97 का सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिखा दूँ आपको। 9 × 10⁻²मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो 98 का जो सही जवाब है वो दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच में, निर्वात में, जल में, वायु में। यहाँ प्रकाश के वेग की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो जो प्रकाश की गति होगी वह कांच से जब जाएगा तो न्यूनतम होगी, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट में ये पूछा जा चुका है। 8.5 मिनट लगते हैं, ठीक है दोस्तों, 8 मिनट 50 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 8.5 मिनट। चलिए अगला लेते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं क्या? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग की वेग और आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य और वेग। 101 नंबर, और इसका सही जवाब है तरंगदैर्घ्य और वेग। क्या सही जवाब है? तरंगदैर्घ्य और वेग। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे क्या हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। चलिए 102 नंबर लेते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? 102 नंबर, और इसका सही जवाब है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति उसकी चेंज नहीं होती, बाकी सब चेंज हो जाता है। 103 नंबर लेते हैं। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, कि ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, कि ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। 103 नंबर है, फटाफट सही जवाब देंगे दोस्तों यहाँ पर। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो इसमें क्या होता है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा जनरेट होती है। फिर 104 नंबर लेते हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डोंट मिस इट। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियॉन? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, नियॉन। प्रकाश सजावट या विज्ञापन के लिए प्रयुक्त विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? नियॉन गैस है। चलिए DSSB के क्वेश्चंस यहाँ पे लगातार आए हुए हैं। अगला है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? अगर आपने साबुन वगैरह से कपड़े धुले होंगे और थोड़ी सी दोपहर रही हो, प्रकाश सूर्य का पड़े, तो आपको इंद्रधनुष टाइप का कुछ चमचमाता हुआ दिखेगा उसमें, मतलब बहुल परावर्तन होगा या व्यतिकरण कह सकते हैं। तो इसका दोस्तों सही जवाब ए ही है, बहुलित परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेशन, व्यतिकरण। ठीक है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। 106 नंबर, सही जवाब है हीरे से कांच में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब हीरे से कांच में प्रकाश जाएगा। 107 नंबर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे, जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो 107 नंबर का सही जवाब है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन। अब है तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? 108 नंबर है और इसका सही जवाब है प्रकाश तरंग। दोस्तों क्या है सही जवाब? प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप दोस्तों प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन इस पर कार्य करेगा। प्रकाश का क्या? सकल आंतरिक परावर्तन, एंडोस्कोपी। मृगमरीचिका का क्या कारण है दोस्तों? ये विवर्तन ध्रुवण नहीं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है दोस्तों? फिर से वही बात आ गई,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 111 नंबर का क्या सही जवाब है? सी है। 112 नंबर देखते हैं। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शी होता है, उसमें अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वो बहुत कठोर होता है, सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो 112 का जो सही जवाब है कि अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इसी वजह से। अगला है, किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? 113 नंबर, और इसका दोस्तों सही जवाब है डी, होलोग्राफी। इसका सही जवाब क्या दोस्तों है? होलोग्राफी। 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? होलोग्राफी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन या रडार स्कैन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रोस्टर स्कैन। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना, जनरेट करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं 114, और लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी और भी रिमेनिंग हैं, नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस कर लेंगे। और फिर इसी प्रकार से हर एक पार्ट को यहाँ पे लाइट के बाद आपका ध्वनि है, फिर साउंड के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे, फिर चालकता है, फिर नाभिकीय भौतिकी है, और इसके साथ ही नाभिकीय जब भौतिकी का टॉपिक कवर होगा, फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, फिर प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार यानी कि दैनिक जीवन में विज्ञान, इससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और फिर इसके बाद से हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। फिर हम लोग केमिस्ट्री पर जाएंगे, फिर बायोलॉजी का जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए इस वीडियो सेशन को यहीं पे एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।